नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की एक संख्या 4, 8, 9, 1, 6, 3, 7, 8 वाई 72 से विभाज्य है तो रूट अंडर 8x प्लस 6y का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? रूट अंडर 8x प्लस 6y का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 4, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8 y, और ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है। ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है। अब देखिए कोई भी संख्या अगर 72 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ 8 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए अगर हम इसे 8 से काटेंगे तो देखिए 78 जो है 8 से कितने बार में जाएगा? 9 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ y की जगह क्या रखें ताकि 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए शेष क्या बच गया? 6 बच गया है। अगर हम 4 रख ले तो हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 जो है 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से y इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारी संख्या क्या बन जाएगी? यहां से हमारी संख्या बन जाएगी 4, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, 4। अब देखिए ये जो संख्या है 9 से भी विभाज्य है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ अगर अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 12। 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 27। 27 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 30। 30 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 30 प्लस 7 हो जाएगा 37। 37 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 45। 45 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 49। यानी यहां से हमारा योग निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा योग निकल के आ जाएगा 49 प्लस x। 49 प्लस x। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखें ताकि योग जो है 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हम यहाँ अगर x इक्वल टू हम यहाँ अगर x इक्वल टू 5 रख ले, हम यहाँ अगर x इक्वल टू अगर हम 5 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 54। 54 जो है 9 से विभाज्य है। यानी हम यहाँ अगर x के जगह 5 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए हमें x और y का वैल्यू पता चल गया। हमें जो है x और y का वैल्यू पता चल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है रूट अंडर 8x प्लस 6y। तो देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हम यहाँ x के जगह अगर 5 रखेंगे तो 8 गुने 5 हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और हम यहाँ y की जगह अगर 4 रखेंगे तो 6 गुने 4 हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? हमें क्या निकालना है? ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो देखिए हमने मान लिया कि बी का जो आय है 100 रुपया है। हमने मान लिया कि बी का जो आय है 100 रुपया है। तो ए का आय कितना हो जाएगा? बी के आय से 40% कम हो जाएगा। तो देखिए 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 40। यानी 40 कम होगा 100 से, यानी ए का आय कितना होगा? 60 होगा। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी का अगर संयुक्त आय निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि ए की आय में 25% का वृद्धि हो रहा है। ए की आय में 25% का वृद्धि हो रहा है और बी की आय में 40% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए ए की आय बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? ए की आय में जो है 25% का वृद्धि हो रहा है। तो हम 60 का अगर 25% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15। यानी वृद्धि होने के बाद ए का आय क्या हो जाएगा? 75 रुपया हो जाएगा।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि बी के आय में 40% का वृद्धि हो रहा है, तो 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी वृद्धि के बाद बी का इनकम कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से अगर वृद्धि के बाद संयुक्त इनकम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 प्लस का 140 क्या हो जाएगा, हमारा 215 हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि से पहले संयुक्त इनकम कितना था, 160 रुपया, और वृद्धि के बाद संयुक्त इनकम कितना है, 215 रुपया। यानी इनकम जो है कितना सा बढ़ गया, इनकम कितना सा बढ़ गया, इनकम जो है 55 से बढ़ गया, इनकम जो है 55 रुपये से बढ़ गया। कितना पे, 160 पे, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 20 से काट सकते हैं, ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 20 से कितने बार में जाएगा, ये 20 से 8 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर गुना कर ले, हम यहाँ 55 में अगर 5 से गुना कर ले तो ये हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 25 2 क्या हो जाएगा, 27 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे, हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से जाएगा 3 बार में, ये 8 से जाएगा 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 8 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 8 चौका 32, हाथ में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा। 30 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 6, एक जीरो लाएंगे क्या हो जाएगा 60, 60 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 8 से 56 यानी 7 बार में जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत क्या निकल के आ गया, वृद्धि प्रतिशत निकल के आ गया 34.37% निकल के आ गया। संयुक्त वृद्धि प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 34.37% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रम से 4,000 रुपया और 35 रुपया बचत करते हैं। यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है तो ए और बी की कुल आय क्या होगी। हमें क्या निकालना है, ए और बी की कुल आय निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के इनकम का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में ए और बी के हमें इनकम का रेशियो दिया है। हमें इनकम का रेशियो क्या दिया है, 7:5 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों का सेविंग दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है। यानी हम यहाँ से ए और बी के एक्सपेंडिचर का हम रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि ए का जो एक्सपेंडिचर है 2 यूनिट है, तो बी का एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसका आधा यानी 1 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सेविंग दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों का सेविंग दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा के हम दोनों का इनकम निकाल सकते हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस रेशियो को ऊपर रखें। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए, यानी हमसे यहाँ इनकम पूछ रहा था तो हम यहाँ इनकम के रेशियो को ऊपर रखेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर पूछता तो हम एक्सपेंडिचर के रेशियो को ऊपर रखते। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए का हमें सेविंग क्या दिया हुआ है, हमें ए का सेविंग दिया हुआ है 4,000 रुपया, और हमें बी का सेविंग क्या दिया हुआ है, बी का हमें सेविंग दिया हुआ है 3500 रुपया। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हम इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद हम इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और दोनों डिफरेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ अगर 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ अगर 7 में 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे 1 से 4,000 में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4,000। उसके बाद हम इस 3500 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम डिफरेंस लेंगे, हम यहाँ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ हमारा डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस निकल के आ जाएगा 3,000। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, इस 3 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 3,000। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल आय, ए और बी का हमसे कुल आय पूछ रहा है। तो देखिए हमें 3 यूनिट का वैल्यू पता चल गया। तो देखिए ए का आय कितना है, 7 यूनिट, और बी का आय कितना है, 5 यूनिट। यानी हम दोनों का आय अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। अब देखिए हमें 3 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 12 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से 12 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 3 को अगर हमें 12 बनाना है तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 4 से गुना करें तो हमें उस साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी हम अगर इस साइड 4 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। यानी दोनों का संयुक्त इनकम क्या निकल के आ गया, संयुक्त इनकम निकल के आ गया 12,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है। हमें क्या निकालना, श्याम की वर्तमान उम्र निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में राम और श्याम के वर्तमान उम्र का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है, 8:9 दिया है।
तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में राम की उम्र अगर 8 यूनिट है तो श्याम की उम्र क्या होगी, 9 यूनिट होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी। अब देखिए हमें 7 वर्ष पहले राम की उम्र पता है तो हम यहां से राम का वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं। यानी राम का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, अगर 7 वर्ष पहले 25 वर्ष का था यानी वर्तमान में कितना होगा, 32 वर्ष का होगा। अब देखिए यहां जो है राम वर्तमान में कितना है, 8 यूनिट का, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू क्या है, 32 वर्ष है। 8 यूनिट का वैल्यू क्या है, 32 वर्ष है। अब देखिए हम इस 8 में कितना से गुना करें ताकि हमारा 32 वर्ष हो जाए, यानी हम 8 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो देखिए हमें 8 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से इस 9 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इस 9 में भी 4 से गुना करेंगे, 9 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। 9 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 वर्ष। यानी श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी, श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी, 36 वर्ष होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि रूट अंडर 18 गुने 14 गुने x इक्वल टू 84 तो x का मान होगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट अंडर 18 गुने 14 गुने x इक्वल टू हमें क्या दिया, 84 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों साइड हम इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो देखिए हम स्क्वायर करेंगे तो इस साइड से हमारा रूट हट जाएगा, यानी यहां से क्या हो जाएगा, 18 गुने 14 गुने x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 गुने 84 हो जाएगा। अब देखिए 14 से 84 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। इस 6 से 18 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। इस 3 से अगर हम 84 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 28 बार में। यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 28 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया जाता है तो 60% लाभ होता है। यदि छूट बढ़ाकर 25% किया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20% छूट देने के बाद 60% का लाभ होता है। यानी हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट हमें कितना दिया, 60%, यानी 100 प्लस 60 हो जाएगा। और हमें डिस्काउंट कितना दिया, 20%, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि छूट बढ़ाकर 25% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि अगर डिस्काउंट जो है 25% दिया जा रहा है तो लाभ जो है 1% हो रहा है। तो यहां से भी हम एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ क्या है 1% और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट जो है 25% है। यानी ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 25 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां से इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। और हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, हम 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75। अब देखिए 80 से 160 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 100 प्लस x इक्वल टू इस 2 से अगर हम 75 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस 100 को उस साइड लेके चले जाएं तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 150 माइनस 100। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 50। यानी अगर डिस्काउंट प्रतिशत बढ़ाकर अगर 25% कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो है 50% हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50%। हमारा आंसर क्या निकल गया, 50% निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 7 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 7 के प्रथम 10 गुणनखंड का औसत निकालना है। अब देखिए 7 का प्रथम 10 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 का प्रथम 10 गुणनखंड हो जाएगा 7, 14, 21, 28, 35 डैश डैश डैश, 10वां हमारा क्या हो जाएगा, 10वां हमारा हो जाएगा 70। अब देखिए ये जो संख्या है समांतर श्रेणी में है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, औसत पूछ रहा है।
तो हमें औसत के लिए क्या चाहिए, हमें औसत के लिए आंकड़ा का योग चाहिए और आंकड़ा का संख्या चाहिए। अब देखिए हमें आंकड़ा का संख्या पता है, आंकड़ा का संख्या कितना है 10 है, अगर हमें योग पता चल जाए तो हम यहाँ औसत निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो संख्या है समांतर श्रेणी में है, तो देखिए समांतर श्रेणी में अगर हमें n पदों का योग निकालना हो, समांतर श्रेणी में अगर हमें n पदों का योग निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। अब देखिए यहाँ a क्या होता है, a जो होता है पहला पद और l क्या होता है अंतिम पद, और n क्या होता है पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ पदों की संख्या क्या है, यहाँ हमें कितना लेना है 10 गुणनखंड लेना है, यानी पदों की संख्या क्या है 10 है, और पहला पद क्या है 7 है, और अंतिम पद क्या है 70 है। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं। देखिए पदों की संख्या क्या है 10 है, 10/2 हो जाएगा, पहला पद क्या है 7 है, और अंतिम पद क्या है 70 है। अब देखिए इस 2 से अगर हम 10 को काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5 गुने 77 हो जाएगा, 5 गुने हमारा क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, 5 गुने 77। अब देखिए 77 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7×5 = 35 के 5, हाथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 3 क्या हो जाएगा 38। यानी यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आ गया, योग निकल के आ गया 385। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, औसत पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है औसत पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है औसत पूछ रहा है। तो देखिए औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ा का योग में, यानी योग क्या निकल के आ गया 385, आंकड़े के योग में हम जो है आंकड़े के संख्या से भाग देते हैं। यहाँ जो है संख्या कितना है 10 है, यानी हम इसे 10 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 10 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा औसत क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा औसत निकल के आ गया 38.5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, यानी हम यहां से निकाल सकते हैं कि उस पूरे कार्य को ए जो है अकेले कितना दिन में कर सकता है। अब देखिए 60% कार्य करने में 18 दिन का समय लग रहा है, यानी हम यहां से निकाल सकते हैं कि 100% कार्य करने में कितना समय लग जाएगा, 100% कार्य करने में कितना समय लग जाएगा 30 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया कि ए जो है उस पूरे कार्य को 30 दिन में अकेले कर सकता है, 30 दिन में अकेले कर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि बी जो है उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। अब देखिए बी को जो है 40% भाग कार्य करने में 10 दिन का समय लग रहा है, यानी 100% करने में कितना समय लग जाएगा, 100% करने में 25 दिन का समय लग जाएगा। यानी यहां से हमारा निकल के आ गया कि बी जो है उस पूरे कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से दोनों समय का हम एलसीएम लेंगे। अब देखिए हम 30 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 30 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 150। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 150। अब देखिए हम इस 150 को टोटल वर्क मान लेते हैं, हम इस 150 को टोटल वर्क मान लेते हैं। अब देखिए 150 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, 150 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है। और इस 150 यूनिट काम को जब बी कर रहा है, बी कर रहा है तो 25 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 30 दिन में अगर 150 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए बी जो है 25 दिन में अगर 150 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो देखिए ए जो है एक दिन में अगर 5 यूनिट कार्य कर रहा है तो बी जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6 यूनिट। यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे और दोनों मिलके 10 दिन काम कर रहे हैं, यानी टोटल कितना काम कर पाएंगे, टोटल जो है 110 यूनिट काम कर जाएंगे। अब देखिए हमें टोटल काम कितना करवाना था, 150 यूनिट, जिसमें से जो है 110 यूनिट काम हो गया, यानी शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया। शेष निकालने के लिए हम इस 150 में से 110 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 40 यूनिट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 40 यूनिट। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा है, इस शेष काम को सी कर रहे हैं, इस शेष काम को सी कर रहा है और सी जो है 4 दिन में कर रहा है, सी जो है 4 दिन में शेष काम को कर रहा है और शेष काम है कितना 40 यूनिट। यानी सी जो है 4 दिन में 40 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा,
सी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर उस पूरे कार्य को अगर सी अकेले करे तो कितना दिन का समय लग जाएगा। तो देखिए सी जो है एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, तो 150 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। यानी हम इस 150 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 15 दिन। यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 15 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 15 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3/4 का कितने प्रतिशत 7/8 है। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि 3/4 का x प्रतिशत 7/8 है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 3/4 का x प्रतिशत इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम यहां से x इक्वल टू लिख सकते हैं 7 गुने 4 गुने 100 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 100 कितने बार में जाएगा, 50 बार में। हम यहां गुना करेंगे 7 से 50 में, ये हमारा क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा, बटे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से एक बार में जाएगा, 5 जो है 3 से एक बार में जाएगा, हाथ में 2, ये क्या हो जाएगा 20। 20 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 20 3 से जाएगा 6 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम एक पॉइंट लगाएंगे, हमारा 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। फिर हाथ में क्या आ जाएगा 2, हम एक और 0 लाएंगे, 20 हो जाएगा। और 20 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 116.66 निकल के आ गया। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 116.66% निकल के आ गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन के अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए में हमें क्या दिया 116% और हमारा आंसर क्या निकल के आया है 116.66% निकल के आया है। यानी ऑप्शन के अनुसार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 मेज और 9 कुर्सी का मूल्य 306 रुपए है, जबकि 2 मेज और 8 कुर्सी का मूल्य 246 रुपए है। तो 1 मेज और 6 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। हमें क्या निकालना है, 1 मेज और 6 कुर्सी का मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 मेज और 8 कुर्सी का हमें मूल्य दिया है। हमें मूल्य कितना दिया है, 246 रुपए। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 3 मेज और 9 कुर्सी का हमें मूल्य दिया है। हमें मूल्य कितना दिया है, 306 रुपया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम 1 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर लेते हैं और इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए हम इसमें 3 से अगर गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6t प्लस का ये हमारा हो जाएगा 24c इक्वल टू हम यहाँ अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 के 8 हाथ में 1, 12 1 13 हाथ में 1, ये हो जाएगा 6 1 7। अब देखिए हम इस इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा, 6t प्लस ये हमारा हो जाएगा 18c इक्वल टू हम यहाँ अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 612। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेते हैं। हम माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 6t और माइनस का 6t हमारा आपस में कट जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6c इक्वल टू अगर हम 738 में से माइनस करेंगे 612 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 126। ये हमारा क्या हो जाएगा 126। अब देखिए यहाँ से हमारा c इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 21 बार में। यानी c इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 21 रुपये निकल के आ गया। यानी एक कुर्सी का मूल्य क्या निकल के आ गया, 21 रुपये निकल के आ गया। तो देखिए हम किसी एक इक्वेशन में अगर हम कुर्सी का मूल्य रख के, एक कुर्सी का मूल्य रख के हम यहाँ से एक टेबल का मूल्य निकाल सकते हैं। अब देखिए हम जो है इस इक्वेशन में रख लेते हैं कुर्सी का मूल्य। अब देखिए यहाँ जो है कुर्सी कितना है 8 है और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, एक कुर्सी का मूल्य है 21 रुपया। तो 8 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 168 रुपया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2t प्लस ये हमारा हो जाएगा 168 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा
246। अब देखिए हम यहाँ से 2t इक्वल टू लिख सकते हैं 168 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 246 में से 168 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस का 46, 32 प्लस का 46, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 78, यानी 2t किसके बराबर निकल के आ गया, 78 रुपये के बराबर। यानी यहाँ से हमारा t क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा t निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा t निकल के आ जाएगा 39 रुपया। अब देखिए एक मेज का मूल्य क्या निकल के आ गया, 39 रुपया, और एक कुर्सी का मूल्य क्या निकल के आ गया, 21 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एक मेज, हमसे पूछ रहा है एक मेज और 6 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, एक मेज और 6 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए एक मेज का मूल्य क्या हो जाएगा, 39 रुपया, और एक कुर्सी का मूल्य क्या है, एक कुर्सी का मूल्य है 21 रुपया, और 6 कुर्सी का मूल्य क्या है, 126 रुपया। यानी हम इसमें 126 रुपया ऐड करेंगे, यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 165, ये हमारा क्या हो जाएगा 165, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 165 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।